अच्छा, पेंशन रूल का लास्ट क्लास होगा, ठीक है। जो हम लोग पेंशन रूल्स पढ़ रहे थे, पेंशन रूल्स में कौन सा रूल? ओपीएस रूल, ओल्ड पेंशन स्कीम का रूल्स जो आप पढ़ रहे थे, उसमें हमने कहा था सीसीएस, जस्ट रिकॉल करिए, पेंशन रूल्स 2021 अब ये हो गया है। पहले ये क्या हुआ करता था? 1972, 1972। अब नया 2021 कर दिया गया है इसका नाम। इसमें आपने पढ़ा था तो याद करिए, क्लासेस ऑफ पेंशन, क्लासेस ऑफ पेंशन, ठीक है। क्लासेस ऑफ पेंशन में आपने एक टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे। एक टाइप्स वहां पे आपने फैमिली पेंशन का पढ़ा था कि भाई फैमिली पेंशन दिया जाएगा इन केस ऑफ डेथ। जो आपने देखा था फैमिली को दिया जाता था। फैमिली पेंशन का आपने नॉर्मल रेट देखा था, क्या था? 30% ऑफ ई, ठीक है। ये सब मैं पढ़ चुका हूँ, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इन्हांस्ड रेट जो था, इन्हांस्ड रेट वो आपने देखा था 50% ऑफ ई, ये मिलता है। ये किस किस केसेस में मिलता है? अप टू 10 ईयर्स तक मिलता था, या आफ्टर रिटायरमेंट डेथ होता था तो 67 ईयर्स। ये भी आप पढ़ चुके हैं 10 ईयर्स कब मिलता है? अगर इन सर्विस डेथ है तो। इन सर्विस डेथ के केस में क्या होगा? अगर आफ्टर, कह सकते हैं, रिटायरमेंट है या आफ्टर सुपरनेशन है, ऐसे केसेस में 67 ईयर्स का एज या 7 ईयर्स तक डेथ के बाद जो भी विच एवर इज अर्लियर होता था, ये मिलता था। ये आपको मैं बता चुका था। इसके बाद आज जो इसमें फैमिली पेंशन के पार्ट में जानने हैं, आज पेंशन का लास्ट क्लास रहेगा, बचे हुए जितने टॉपिक और एक नया टॉपिक CGGIS आज की क्लास में ही हम पढ़ेंगे, जिसे हम पेंशन के साथ ही पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग समय मिलेगा तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की शुरुआत कर लेंगे, एटलीस्ट इनिशिएशंस तो हो जाने चाहिए। फैमिली पेंशन में एक सवाल है कि आखिर ये फैमिली में किसको मिलेगा? फैमिली क्या होगा? फैमिली का मतलब क्या होगा? कौन होगा फैमिली? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आखिर पेंशन देना है, पेंशन लेना सब चाहते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ओपीएस जिसको फैसिलिटी है, डेथ हो जाए तो सब उसके फैमिली मेंबर बनने को तैयार है। इसको मैं फैमिली पेंशन का जो पेंशन, फैमिली पेंशन पे ऑर्डर होगा, फैमिली पेंशन पे ऑर्डर, इस पे ऑर्डर को मैं स्टेप बाय स्टेप बताना चाहता हूं। पहले किसको मिलेगा? देखिए, इस पे ऑर्डर में फर्स्ट जिसको मैं 1 नंबर पे रख रहा हूं, क्लास 1 कर लीजिए या नंबर 1 कर लीजिए, जिसको फर्स्ट सबसे पहला कौन सा पर्सन होगा जो इंटाइटल्ड होगा? कहते हैं जो स्पाउस होंगे उनके। स्पाउस में विडो हो सकते हैं या विडोवर हो सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। इनको फैमिली पेंशन फर्स्ट मिलेगा। इनको कब तक मिलेगा? कहते हैं टिल डेथ, जब तक ये जिंदा है इनको मिलता रहेगा। और कहते हैं दूसरा, टिल रीमैरेज, अगर ये दूसरी शादी कर लेते हैं तो इनका पेंशन रुक जाएगा। टिल रीमैरेज मतलब इनका इनकम का कोई इम्पैक्ट नहीं है इस पे। स्पाउस कितना कमा रहा है, सर्विस में है नहीं है, इनकम हैज नो इम्पैक्ट, इनकम हैज नो इम्पैक्ट, कोई मतलब नहीं है। आप स्पाउस चाहे कितना अमीर हो, उनको फैमिली पेंशन जाएगा। फर्स्ट जो है वो कौन है? स्पाउस, टिल डेथ या टिल रीमैरेज। लेकिन आपको ध्यान होगा कई बार क्या होता है, रीमैरेज में ऐसा एक केस आया, क्लास 1 में स्पाउस में ही ये केस आया चाइल्डलेस विडो का। क्या आया? चाइल्डलेस विडो। अब मान लीजिए किन्हीं की शादी हुई थी, बच्चे नहीं थे, और वो
विडो हो गए, ठीक है। चाइल्डलेस विडो, मैं इसी में जोड़ रहा हूं। सरकार के सामने बड़ी प्रार्थना पत्र आती थी कि भाई इनको तो रिमैरेज का छूट दे दीजिए। तो इनको कहा गया कि अगर मान लीजिए चाइल्डलेस विडो हैं, मतलब ये कैसा केस हो गया आपका, स्पेशल केस। स्पेशल केस, स्पाउस में ही स्पेशल केस बन गया कि अगर चाइल्डलेस विडो है तो इनको पेंशन देना है टिल डेथ, टिल डेथ, और आप कहें और टिल, जब तक कि इनका इनकम, कहा अगर इनकी आमदनी हो गई, इनकम क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम बेसिक पेंशन 9,000 प्लस डियरनेस रिलीफ के बराबर या उससे ज्यादा ना हो जाए। लोग देखिए कितना पटाखा फोड़ने लगे हैं, लोग सोचते नहीं है, फटाफट फोड़ते रहते हैं, इन्वायरमेंट का क्या होगा। देखिए टिल डेथ या टिल इनकम, इनका अगर इतना हो जाए, ये इनके इनकम से मतलब है, ठीक है। अगर इनका इनकम, लेकिन ये इनकम क्या, चाइल्डलेस विडो हैं, अगर नौकरी कर रहे हैं तो उनका इनकम तो 9,000 प्लस डियरनेस रिलीफ है। कहा ये जो मैं छूट दे रहा हूं, ये जो लगा रहा हूं, कहा इनकम का क्राइटेरिया ओनली अप्लीकेबल, कब अप्लीकेबल होगा, ओनली अप्लीकेबल किस कंडीशन में, व्हेन क्या करते हैं, चाइल्डलेस विडो, जो चाइल्डलेस विडो हैं वो क्या करते हैं, रीमैरी, दूसरी शादी करते हैं, फिर से शादी करते हैं। तो रीमैरेज के केस में, मतलब कह सकते हैं कौन से केस में, रीमैरेज के केस में, जब वो दूसरी शादी करेंगे तब उनका इनकम देखा जाएगा, अदरवाइज इनकम नहीं देखा जाएगा। अदरवाइज उनको टिल डेथ बिंग ए स्पाउस मिलेंगे। लेकिन अगर रीमैरेज करते हैं तो देखा जाएगा कि भाई इनका इनकम अगर 9,000 प्लस डियरनेस रिलीफ से ज्यादा हो रहा है तो इनको निकाल दिया जाएगा, उस कैटेगरी से पेंशन, फैमिली पेंशन रुक जाएंगे, ठीक है। याद करिए रूल में चेंज पहले ही आया जब वार से रिलेटेड जो ये रूल आज का नहीं है, पहले से ही है। चाइल्डलेस विडो को अलाउ कर दिया गया कि हाँ भाई आप मैरिज रीमैरिज करिए, हम पेंशन देते रहेंगे, बस तब हम चेक करेंगे इनकम। ये कब अप्लीकेबल है, मैंने क्लियर लिखा है, ओनली अप्लीकेबल व्हेन चाइल्डलेस विडो रीमैरी, जब दोबारा शादी करते हैं तब इनकम का क्राइटेरिया हम देखेंगे, अदरवाइज हम इनकम का क्राइटेरिया नहीं लगाएंगे, अदरवाइज टिल डेथ तक उनको मिलते रहेगा। इस केसेस में क्या होगा, चाइल्डलेस विडो के केसेस में रीमैरेज हैज नो इफेक्ट, इनका दूसरा मैरिज करने से कोई इंपैक्ट नहीं है, हैज नो इम्पैक्ट। अब इसका भी एक बड़ा बुरा असर हुआ, क्या असर हुआ बुरा, मान लीजिए कोई फौजी थे, उनका डेथ हो गया तो उनके स्पाउस को दे दिया गया, उनका स्पाउस चाइल्डलेस थे, उन्होंने शादी करके निकल लिए दूसरों के साथ, ठीक है, जिनसे शादी की उनके घर चले गए। अब जो उस फौजी के माता पिता थे, जो फोर्सेस के फादर या मदर थे, उनके लिए कुछ नहीं रहा, है ना एक ड्रॉबैक इसमें। बट रीमैरेज चाइल्डलेस विडो के लिए एक राइट बनता है, उनका अपना फ्यूचर भी है। तो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, चाइल्डलेस विडो को राइट मिलना चाहिए रीमैरेज के लिए, क्योंकि माता पिता का तो चलिए एक एज निकल गया, लेकिन चाइल्डलेस विडो के लिए पूरा जीवन ही सामने पड़ा हुआ होता है, बच्चे भी नहीं है, उनका फ्यूचर क्या होगा। तो इसलिए सरकार ने कहा कि भाई आप रीमैरेज कर सकते हैं, इनकम क्राइटेरिया हम देखेंगे, आपका इनकम अगर 9,000 प्लस डियरनेस रिलीफ से ज्यादा है तब आपको बंद करेंगे, अगर नहीं तो आप रीमैरेज करके पेंशन, फैमिली पेंशन ले सकते हैं। चलिए ये था हमारा क्लास 1, हमारा पहला बोर्ड स्पाउस के कैटेगरी में भर गया है। हम जरा आगे चलते हैं और देखते हैं कि
जो आप पढ़ रहे हैं फैमिली पेंशन पे ऑर्डर, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा पेंशन, या मिलेगा तो किस ऑर्डर में मिलेगा, बड़ा मारा मारी रहता है। फर्स्ट जो आपने क्लास 1 आपने पढ़ा, जो मैंने कहा, या ग्रुप 1 ग्रुप 1 कह सकते हैं, वो कौन थे? वो पहले सबसे पहले थे स्पाउस। इसमें आपने स्पाउस के बारे में पढ़ा और इसमें आपने एक्सेप्शन देखा चाइल्डलेस विडो का। चाइल्डलेस विडो को रीमैरेज भी अलाउड। आइए जरा चलते हैं क्लास 2 पे। हमारा दूसरा क्लास कौन सा? ये क्लास 2 हमने बना रखा है अपने पढ़ाने के हिसाब से, आपके समझाने के लिए। रूल में तो ऐसे लिखा रहता है इनके बाद ये, इनके बाद ये। हमने उस कैटेगरी को थोड़ा सा मिक्सअप भी रहता है, रूल में कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। आपके स्टडी मटेरियल में भी मैंने इसी तरह से ब्रेक करके दिया है ताकि आप पढ़िए तो समझिए। अब इसमें आइए तो सबसे पहले चलते हैं स्मॉल ए नंबर, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन देखिए, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होंगे, किसी का हाथ पैर सही होगा, किसी का गड़बड़ हो जाएगा। सन हो, डॉटर हो, कोई डाइवोर्स विडोड डॉटर होगी, कोई अनमैरिड डॉटर होगी, मैरिड डॉटर अनमैरिड डॉटर में अंतर हो जाएगा। अनमैरिड डॉटर अपने माता पिता की जिम्मेदारी हो जाते हैं, तो अंतर है। तो थोड़ा सा इसमें ABCD करके हम चलेंगे। कहा बच्चे को कब तक देना है? कहा बच्चे को टिल, कहा जब तक ये 25 साल का ना हो जाए, अटेन्स द एज ऑफ 25 ईयर्स। ठीक है, कितने साल का? 25 साल का ना हो जाए। कहा ठीक है। या अगर मान लीजिए ये क्या करते हैं, मैरिज कर लेते हैं, मैरिज चाहे 25 साल से कम ही क्यों ना कर हो हैं, अगर शादी कर लिए, बोलते हैं भाई शादी कर लिए हो तब अपना खर्चा उठाओ, आपको फैमिली पेंशन नहीं मिलेगा। और कहते हैं थर्ड, और लगा के थर्ड में कंडीशन है कि इनका इनकम कितना हो जाए, मिनिमम फैमिली पेंशन 9,000 प्लस डियरनेस रिलीफ के इक्वल हो जाए या बराबर हो जाए, तब तक मिलेगा। इनको जो, अब मान लीजिए 4 बच्चे हैं, चारों लड़ेंगे मुझे दे दो पेंशन, मुझे दे दो पेंशन, तो इनको जो फैमिली पेंशन मिलता है, ये फैमिली पेंशन इज डिसबर्स्ड, आप कह सकते हैं इनको दिया जाएगा। कैसे? तो जो सबसे बड़ा है, पहले 25 साल एज पहुंचेगा ना, सबसे बड़ा वाले को पहले दीजिए। तो कहते हैं इन ऑर्डर ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जैसे जैसे उनका डेट ऑफ बर्थ है, इन ऑर्डर ऑफ डेट ऑफ बर्थ। क्लियर? बच्चों में आप डेट ऑफ बर्थ जो बड़ा है, ओल्डर क्या करेंगे, ओल्डर जो बड़ा वाला है, ओल्डर गेट फर्स्ट, क्योंकि पहले 25 साल का हो जाएगा। देन यंगर, जो बाद वाले हैं यंगर को मिलता है, उसके बाद यंगर को मिलेगा। ओल्डर जो पहले जो बड़े वाले हैं उनको पहले मिलेगा। चिल्ड्रन में आप देख रहे हैं, जरा देखिए चिल्ड्रन में, ठीक है, ये तो आइडियल सिचुएशन हो गया कि जो बच्चे हैं उनमें से कौन कौन है, कौन कौन को देना है, आप देते चलिए, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देते गए। मान लीजिए इस बच्चों के बाद जब आप बढ़ेंगे, सब बच्चे खत्म हो गए, ठीक है, तब इसका कैटेगरी बी बनता है। मान लीजिए सब बच्चे 25 साल से ऊपर हो गए, मतलब कैटेगरी बी बनाने से पहले जरा एक चीज लिखें, यहां पे ही लिख देते हैं कि मान लीजिए इफ all children become ineligible for family pension, सब हो गए ड्यू टू जो भी रीजन रहा, 25 साल हो गए या शादी कर लिए या इनकम 9,000 प्लस डियरनेस रिलीफ से। आपको पता है मैंने एक केस देखा है, फैमिली पेंशन लेने के लिए बच्चे 25 साल से पहले उनकी शादी हो रही थी, तो उन्होंने शादी नहीं किया, 1 साल पेंशन का बचा हुआ था, तो उन्होंने कहा नहीं नेक्स्ट ईयर खत्म होगा, अगर शादी कर ले तो फैमिली पेंशन रुक जाएगा, तो 1 साल शादी बढ़ा दिए थे, बोले चलते रहेगा तब तक अपना, ठीक है, उनका
ये हो गया कि शादी होगी, फिक्स हो गया, लेकिन 25 साल तक वो नहीं किए शादी, सिर्फ इस पर्पज से कि वो फैमिली पेंशन ले सके। आइए, ऑल चिल्ड्रन बिकम एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन, तब किसको जाएगा? मैं बी नंबर लिखता हूं। बी नंबर का मतलब ग्रुप बी आ गया। जो बी अब होगा, फैमिली पेंशन रीस्टोर हो जाएगा। किस बच्चों के फेवर में? रीस्टोर इन फेवर ऑफ जो डिजेबल्ड सन और डॉटर हैं, जो डिजेबिलिटी है उनको, डिजेबल्ड सन या डॉटर जो भी हैं, उनके लिए हो जाएगा। डिजेबल्ड का मतलब क्या है? डिजेबल्ड का मतलब है डिजेबिलिटी कैसी है, चाहे मेंटल डिजेबिलिटी हो या फिजिकल डिजेबिलिटी हो, दोनों तरह के डिजेबिलिटी के लिए अप्लीकेबल है। डिजेबल किसको मानते हैं? 40% तक मिनिमम जो हो, तो कहते हैं रूल में उनको डिजेबल बेनिफिट दिया जाता है। ऐसे तो जिनका 10% भी है वो भी डिजेबल है, बट 40% मिनिमम होना चाहिए सरकार के रूल में बेनिफिट के लिए। उनके फेवर में उनका कोई एज से मतलब नहीं है। जानते हैं इनको कब तक मिलता है? इनको मिलता है आपको तब तक, कह सकते हैं ना कि भाई टिल, कहा गया है तब तक देने हैं जब तक इनका इनकम ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहां 9,000 वाला नहीं रहा, ये रूल चेंज कर दिया गया 2-3 साल पहले। ई का 30% मतलब नॉर्मल फैमिली पेंशन रेट प्लस डियरनेस रिलीफ। ई मतलब तो आपको पता है, ई का मतलब एमोलुमेंट्स जो आप डिटरमाइन करते थे फैमिली, वो लास्ट बेसिक का 50% भी हो सकता है या 10 मंथ एवरेज इमोलुमेंट्स हो सकता है, विच एवर इज बेनिफिशियल। ई का 30% मतलब नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन क्या था? 30% था ना। ई का 30%, इनहांस रेट 50%। नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन है इतना हो जाए तभी तक, मतलब डिजेबल्ड चाइल्ड अगर मैरिज कर ले कोई नहीं असर है। मैरिज या कहिए एज हैज नो इम्पैक्ट, हैव नो इम्पैक्ट, कोई इम्पैक्ट नहीं है ना ये बात। इनको मिलना भी चाहिए, डिजेबिलिटी है तो ठीक है। जब तक शादी कर लिए तो चलिए, इनका तो और ज्यादा परिवार भी आ गया, इनको तो और खाने पीने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो कहा कि डिजेबल्ड मतलब चाइल्ड अगर हैं रिस्टोर कर दीजिए टिल लाइफ टाइम, जब तक इनकम। मान लीजिए यहां से जब आप आगे बढ़ते हैं, मैं यहां से थोड़ा देखिए लाइन खींच लेता हूं, लाइन खींच के यहां से आपके समझदारी के लिए मैं यहां ले आया, हमें यहां स्पेस है। अब कहते हैं कि अगर मान लीजिए इफ ये सारे इनएलिजिबल हो गए, इफ ऑल बिकम्स ineligible फॉर फैमिली पेंशन, ये सब इनएलिजिबल हो गए बच्चों। तब आता है कैटेगरी सी। कहते हैं जब ये सब इनएलिजिबल हो गए तो पेंशन रीस्टोर कर दीजिए, किसके फेवर में? कहते हैं फैमिली पेंशन इज रीस्टोर्ड इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में? इन फेवर ऑफ जो अनमैरिड डॉटर हैं, अनमैरिड, ठीक है, अनमैरिड डॉटर, अनमैरिड हो या मान लीजिए मैरिज हुआ डाइवोर्स हो गए हैं, डाइवोर्स डॉटर, डाइवोर्स्ड हो गए हैं या विडोड हो गए हैं, विडोड डॉटर, ठीक है। किनके फेवर में? विडोड डॉटर के फेवर में। ये कब तक के लिए? अब याद रखिए इसमें भी कहते हैं टिल कब तक के लिए? तो कहते हैं टिल कब तक के लिए मिलेगा। कहा देखिए विडोड डॉटर
रीमैरिज कर सकते हैं। तो कहा टिल रीमैरिज, अगर अगर ये क्या करते हैं, रीमैरिज करते हैं, टिल रीमैरिज, विडोड हैं या मैरिज या रीमैरिज कहिए, दोनों कह सकते हैं। टिल मैरिज अगर अनमैरिड थे तो, या रीमैरिज एज दी केस में बी, रीमैरिज। और कहा इनके केस में भी अगर इनका इनकम कितना हो जाए, तो कहा ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 9,000 प्लस डियरनेस रिलीफ हो जाए तो भी इनको क्या करिए, बाहर कर दीजिए। तो दो कंडीशंस रखे गए इन बच्चों के लिए। कौन से बच्चे, विडोड डाइवोर्स डॉटर के लिए। कहा एक तो रीमैरिज अगर विडोड है तो, या नहीं अगर अनमैरिड थे तो मैरिज, या इनकम अगर उनका 9,000 प्लस डियरनेस रिलीफ से बढ़ गया है या बराबर हो गया है, ऐसे केसेस में विडोड डॉटर को हम देना बंद कर देंगे। ये था हमारा क्लास 2, जिसे हमने कैटेगरी 2 में बच्चों की कैटेगरी, पहला कैटेगरी स्पाउस का, दूसरा कैटेगरी बच्चों की। बच्चों में आपने देखा 3 सब कैटेगरी बने, ए बी सी, ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस बने कि किसको जाएगा। चलिए अब चलते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं उसमें से बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या है, फैमिली पेंशन पेमेंट ऑर्डर, यही पढ़ रहे थे ना, पेमेंट ऑर्डर। ये पेमेंट ऑर्डर के साथ साथ जो लोग आ रहे हैं इस ऑर्डर में वो फैमिली में शामिल हैं। आपने पहला देखा कैटेगरी स्पाउस का, दूसरा कैटेगरी आपने देखा चाइल्ड का, ठीक है। अब चलिए थर्ड कैटेगरी में चल रहे हैं, इसको हम कहेंगे क्लास 3, ठीक है। जब इसमें से अब कोई नहीं है तब आते हैं, देखना पड़ेगा कि भाई किसको देना है। कहते हैं इफ ऑल प्रीवियस, जितने भी प्रीवियस हैं, बिकम इनएलिजिबल, अब नहीं है कोई एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन, तब ये आता है किनके लिए, पेरेंट के लिए। पेरेंट को जाता है कि भाई उनको मिलेगा। लेकिन पेरेंट को मिलने के लिए कंडीशन है कि इफ पेरेंट वाज डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, पेरेंट वाज डिपेंडेंट ऑन किस पे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट पे। जब गवर्नमेंट सर्वेंट मर रहा था उस समय होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ डेथ, मतलब ऑफिस रिकॉर्ड में फैमिली डिटेल में अपडेटेड होना चाहिए कि जो उनके पेरेंट हैं वो डिपेंडेंट हैं। जब भी पेरेंट को ऐड कराने जाइएगा ऑफिस क्या बोलेगा, इनकम सर्टिफिकेट लेके आइए। इनकम सर्टिफिकेट नहीं तो आजकल फॉर्म 26A भी CGHS वगैरह में मांग के लेके देख के मान लेते हैं कि भाई टैक्स भर भी रहे हैं तो उससे मान लेते हैं। नहीं तो इनकम सर्टिफिकेट जो स्टेट में इशू होता है, तहसीलदार वगैरह इशू करते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, वो चाहिए होता है। इनके लिए कोई मतलब नहीं है। पेरेंट में क्या होता है, मिलता है फॉर लाइफ, पूरे लाइफ मिलता है। लेकिन पेरेंट में माता पिता दोनों है ना, इसमें फिक्स कर दिया गया है पहले मदर को देंगे, क्योंकि कई बार फर्स्ट कौन मिलता है उनको, मदर को। मदर नहीं है तब मिलता है फेलिंग विच में फादर को, फेलिंग विच में फादर को। ऐसा क्यों रखा गया है, रूल में देख लीजिए। जो हमारे सोसाइटी का सिचुएशन है, मदर जब ओल्ड एज होते हैं काफी वल्नरेबल हो जाते हैं, और हो सकता है कि उनके जो फादर हों नहीं केयर करते हो, इस तरह का ध्यान नहीं रखते हो, तो या नहीं हो, तो इस तरह के सिचुएशन के लिए पहले फर्स्ट मदर को रखा गया है। पुरुष की तुलना महिलाओं को वरीयता दी गई है, होना भी चाहिए, ठीक है। फिर क्या मिलेगा, अगर सब के सब, मैं कहूं ऑल प्रीवियस बिकम इनएलिजिबल, जब पीछे वाला जितने भी हैं ऑल प्रीवियस बिकम
इनएलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन। ठीक है, कोई भी अब नहीं है एलिजिबल। तब एक नया कैटेगरी आएगा क्लास 4। मैं अपने तरफ से बना लेता हूं। इसमें किसको देना है, तो कहते हैं डिजेबल्ड सिबलिंग्स। किनको देने हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड सिबलिंग्स हैं। डिसेबल्ड भाई बहन कोई भी हैं, डिसेबल्ड सिबलिंग्स को मिलेगा। तब किनको मिलेगा, तब जाएगा रिस्टोर हो जाएगा डिजेबल्ड सिबलिंग्स। इसमें ब्रदर सिस्टर दोनों आते हैं, ठीक है। और कहते हैं लेकिन कंडीशन क्या हो, इफ ये जो भी सिबलिंग्स थे देवर, वही फादर मदर वाला, डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट एट द टाइम ऑफ डेथ। टाइम ऑफ डेथ के समय ये गवर्नमेंट सर्वेंट पे ही डिपेंडेंट थे, डिजेबल्ड सिबलिंग्स। ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड हैं, ये आते हैं फैमिली में कवर्ड होते हैं, इनको आप अपडेट कर सकते हैं। 40% डिजेबिलिटी होनी चाहिए। इनको कब तक मिलेगा, अगर ये डिजेबल्ड सिबलिंग हैं तो इनको कहा गया कि भाई टिल मैरिज दे दीजिए। अगर ये मैरिज कर लेते हैं तो ठीक है, तब इनको बाहर कर दीजिए। और क्या, इनका इनकम डिजेबल्ड है ना, अब 30% वाला याद रखिएगा। ई का नॉर्मल फैमिली पेंशन रेट 30% प्लस डियरनेस रिलीफ। आपने एक चीज गौर किया होगा पूरे पढ़ाने के दौरान, जब भी हम बोले डिजेबल्ड का केस जब भी आता है तो ये ई का 30% इनकम क्राइटेरिया आ जाता है। अदरवाइज हर जगह पे 9000 प्लस डियरनेस रिलीफ की बात रहती है। क्या रहता है, 9000 प्लस डियरनेस रिलीफ इनकम। हम हमेशा यही कहते हैं ना, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इस बात को आप माइंड में अभी बिठा लीजिएगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं रहेगी। यहां के लिए अदर केसेस के लिए 9000 प्लस डियरनेस रिलीफ, डिजेबल्ड केसेस के लिए ई का 30% प्लस डियरनेस रिलीफ इनकम क्राइटेरिया रहेगा। एक बात यहां पे देखिए, डिजेबल्ड में कोई एज, भाई बहन में कोई एज का इंपैक्ट है नहीं है, एज हैज नो इंपैक्ट। अब देखिए इनकम क्राइटेरिया जहां जहां मैंने बताया, जहां जहां भी मैंने आपको इनकम क्राइटेरिया की बात की है कि भाई इनकम क्राइटेरिया है, कहीं पे भी जहां जहां इनकम क्राइटेरिया की मैंने बात किया है, इसके लिए क्या करता है, आपको वंस इन ए ईयर, साल में एक बार आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, तभी ना पता चलेगा कि इनका ईयर कम है। क्या करेंगे, पेंशन डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी जो भी हैं उनको क्या करिएगा, इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करिएगा। सबमिट इनकम सर्टिफिकेट, नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा कि भाई ये इनका इनकम क्या है, अभी 9000 डियरनेस रिलीफ, या ये जो इनकम का क्राइटेरिया है। हर केसेस में ये वाला केसेस हो इनकम क्राइटेरिया, या ये वाला, आपको पेंशन डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी, जो पेंशन देने वाले अथॉरिटी हैं, आप उनको जा करके दीजिएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट जमा सालाना करिएगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा इनकम बढ़ा कि नहीं बढ़ा। ये थे हमारे फैमिली पेंशन के फैमिली, और फैमिली में कैसे आपको पेमेंट करने हैं इसके फैमिली पेंशन पेमेंट के ऑर्डर। आइए, जब आप फैमिली पेंशन को जान गए हैं तो आज की क्लास में हम जरा, कोई आदमी रिटायर करता था, मैंने आपको एक काम दिया था कि जब कोई आदमी रिटायर करता है तो ऑथराइजेशन ऑफ पेंशन कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, हम लोग जरा उसको भी पढ़ लें इन ब्रीफ। एक देखेंगे, आपका पूरा स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, इन ब्रीफ आपको जानना चाहिए, क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। तो चलिए, आज अपने फैमिली पेंशन को कंप्लीट कर लिया है। जो फैमिली का डिफिनीशन बाकी था वो भी हमने
पूरा कर लिया, समझ लिया कैसे पेंशन पेमेंट करने हैं। अब आइए ऑथराइजेशन ऑफ पेंशन प्रोसेस। ऑथराइजेशन ऑथराइजेशन ऑफ पेंशन, कैसे हम ऑथराइज करते हैं, इन ब्रीफ हम देखेंगे, एक टाइमलाइन समझने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहला स्टेप मतलब फर्स्ट स्टेप कहां से शुरू होता है? कोई रिटायर करने वाले व्यक्ति होंगे तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो एचओडी होते हैं, जहां के भी आपके सेक्रेटारिएट में भी, जो भी या अदर ऑफिस में भी, एचओडी की ये ड्यूटी है। एचओडी क्या करेंगे? एक लिस्ट इश्यू कराएंगे, एक लिस्ट प्रिपेयर कराएंगे। आप कह सकते हैं कि लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स बनाते हैं। ये लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स बनता है कौन से? जो लाइकली टू रिटायर, जिंदा रहेंगे तो रिटायर कर ही जाएंगे, लाइकली टू रिटायर विदिन 12 विदिन नेक्स्ट डालिए, विदिन नेक्स्ट 12 to 15 मंथ। 3 महीने एक्स्ट्रा रखते हैं, 1 साल के भीतर जो रिटायर होने वाले हैं उनके साथ साथ 3 महीने वाला 12 से 15 महीने तक में जो रिटायर होंगे उनका ये लिस्ट ऑफ ऑफिसर बनाएंगे। पहले ये बनता था अलग अलग, क्वार्टरली बेसिस बनाया जाता था। ये लिस्ट कहते हैं अब इशू हो जाना चाहिए और अकाउंट ऑफिसर को भेज दीजिए। किसको भेजिए? पेंशन कौन बनाता है? जो अकाउंट ऑफिसर है, अकाउंट ऑफिसर को सेंड कर दीजिए, मिल जाना चाहिए उनको। कब तक? कहते हैं लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर एक मंथ में। अब ये मंथली वाइज होता है। जो एडमिन में काम कर रहे होंगे उनको पता होगा कौन कौन रिटायर होने वाले हैं, उसका लिस्ट, नहीं तो नील रिपोर्ट भेजते हैं, ये सबमिट करते हैं, अकाउंट को जाता है, अकाउंट ऑफिसर जो होते हैं वहां पे उनको जाता है कि इस महीने 12 से 15 महीने में कोई रिटायर होने वाले नहीं है। चलिए, पहला काम यहीं से शुरू हो गया। ठीक है, अगर मानिए मैं, अच्छा इसी में मैं एक छोटा सा अलग से जोड़ लेता हूं। अगर कोई VRS ले रहा है, इफ, या चलिए इन केस ऑफ VRS, ठीक है, अगर कोई VRS ले रहा है तब कैसे पता चलेगा 12 से 15 महीने? कुछ नहीं पता चलेगा। इन केस ऑफ VRS, ऐसे वॉलंटरी रिटायरमेंट अगर कोई ले रहा है तो जो हमारे कहते हैं ना, ये अकाउंट ऑफिसर को एचओडी क्या करेंगे? हालांकि एचओडी क्या, हेड ऑफ ऑफिस को एप्लीकेशन जाता है, तो फिर भी एचओडी या हेड ऑफ ऑफिस जो भी जिनको एप्लीकेशन मिला है, प्रॉम्प्टली रिपोर्ट टू एओ, अकाउंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर को तुरंत। प्रॉम्प्टली का मतलब है, जो ये वर्ड मैंने प्रॉम्प्टली कहा, कई लोग इतने प्रॉम्प्ट होते हैं कि अच्छा करेंगे, 1 महीना लग जाता है प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स में। प्रॉम्प्टली का मतलब है क्लियर कट, नोट लेटर देन 10 डेज, नॉट लेटर देन 10 डेज। ये 10 डेज कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ कह सकते हैं इशू ऑफ ऑर्डर रिगार्डिंग VRS कहिए या रिटायरमेंट कहिए। देखिए, मैं ऐसा क्यों लिखा, आप लोगों को लग रहा होगा सर एक बार लिख देते ना, डेट ऑफ ऑर्डर जो VRS का हुआ, ठीक है वही बात लिखे हैं। मैंने ऐसा इसलिए लिखा कि VRS में ना एक्सेप्टेंस होता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक्सेप्ट करते हैं। जब एक्सेप्ट करेंगे तो एक इशू होता है ऑर्डर। VRS होगा, हो सकता है 2 महीने बाद,
लिखने को ऑर्डर इशू हो जाता है कि मिस्टर एक्स कुमार अगले महीने के फलाने तारीख से रिटायर किए जाते हैं। ठीक है, वो ऑर्डर इशू होने के 10 दिनों के भीतर एक्सेप्टेंस हो गया, तो 10 दिनों के भीतर आप क्या करिए, रिपोर्ट कर दीजिए अकाउंट ऑफिसर। चलिए, फर्स्ट स्टेप में आप क्लियर हो गए। थोड़ा सा मैं जगह इसमें कम हो जाएगा सेकेंड स्टेप में, तो मैं मिटा लेता हूँ। थोड़ा स्पेस था लेकिन मिक्स नहीं किए। आप लोग पढ़ रहे हैं ऑथराइजेशन ऑफ पेंशन। देखिए, इसमें ना थोड़ा मिटाने वाला सिस्टम जो है, मैं अवेयर नहीं हूँ। रबड़ होता है लेकिन वो बड़ा नहीं होता है, तो मिटाने में बहुत टाइम लगेगा, मुझे बार बार लिखना पड़ जाता है। आपने फर्स्ट स्टेप पढ़ लिया है, फर्स्ट स्टेप में आपने देख लिया है कि भाई क्या हुआ है। आइए जरा फर्स्ट स्टेप के नीचे हम चलते हैं सेकेंड स्टेप। ये स्टेप भी मैंने बना रखा है आपके समझदारी के लिए। रूल में तो स्टोरी वाइज जैसे लिखा रहता है, लेकिन समझदारी के लिए पढ़ना आसान होता है। अब जो हेड ऑफ ऑफिस हैं, जिनको हेड ऑफ ऑफिस बनाया गया, नॉर्मली अंडर सेक्रेटरी एडमिन हेड ऑफ ऑफिस बन के रहते हैं इस सब काम में, प्रैक्टिकली आपको दिखेंगे। अब इनकी जिम्मेदारी है एटलीस्ट 12 मंथ बिफोर, एटलीस्ट 12 मंथ बिफोर, 12 महीने पहले ये क्या करेंगे भाई। अगर कोई गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहा है तो उसका लाइसेंस फी कटता है, एचआरए उसको नहीं मिलता है। इवन रिटायरमेंट के बाद भी आप रह सकते हैं वहां पे गवर्नमेंट क्वार्टर में एक लिमिटेड पीरियड, तो उसका भी तो लाइसेंस फी कटेगा ना। तो ये लिखेंगे, और कोई ड्यूज भी बाकी है ये भेजेंगे एक चिट्ठी डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट को। डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट को क्या भेजते हैं, सेंट लेटर, सेंट लेटर, जो भी ये कम्युनिकेशन भेजेंगे। ठीक है, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट फॉर नो डिमांड सर्टिफिकेट या नो ड्यूज सर्टिफिकेट, दोनों बोलते हैं। नो डिमांड सर्टिफिकेट दे दीजिए, कोई लाइसेंस फी वगैरह बाकी भी है। अब यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ स्टेट देखेगा कि भाई इनके ऊपर कुछ बाकी तो नहीं है, लाइसेंस फी तो नहीं बाकी है, कुछ और चीजें तोड़फोड़ कर दी, उस पर कुछ लगा हो, कुछ इस तरह की जो भी है। जो गवर्नमेंट क्वार्टर में नहीं रहते, मान लीजिए मैं यहीं पे बता रहा हूं, इफ गवर्नमेंट सर्वेंट वाज नॉट अलॉटेड गवर्नमेंट एकोमोडेशन, गवर्नमेंट एकोमोडेशन नहीं था। ठीक है, हम लोग इसके लिए भी जीपीआरए रूल पढ़ेंगे। जीपीआरए रूल से क्वेश्चन आता है, एक साल खूब क्वेश्चन पूछ दिया था। जीपीआरए रूल भी आपको पढ़ना है, सारे चीज पढ़ेंगे, सब टाइम से ही कंप्लीट होगा। गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट अलॉटेड गवर्नमेंट एकोमोडेशन, तो ये नो ड्यूज सर्टिफिकेट जो है, नो ड्यूज सर्टिफिकेट ये कौन इशू करता है, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन ही बताएगा ना कि भाई ये इनके पास गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं है, नहीं मिला हुआ गवर्नमेंट एकोमोडेशन, तो देख लिया नहीं है तो फिर बोलेगा और कोई ड्यूज है, चेक करके नो ड्यूज सर्टिफिकेट दे देगा। ठीक है, ये सर्टिफिकेट जो है इसमें आपको आगे के लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। ठीक है, अगर साथ साथ इसमें कहते हैं कि कोई फ्यूचर के लिए लाइसेंस फी है, लाइसेंस फी वगैरह है, तो ये कितना होगा, क्या होगा, सब असेसमेंट भेज दीजिए हमें, हम इतना पैसा सब अभी ही इनका रख लेंगे, ये सब भी ये मांगेंगे। अगर मानिए इसमें डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट जो ये है, डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट कहते हैं इफ डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट कहता है कि हाँ जी कुछ बाकी है, इफ डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट एडवाइसेस, अगर एडवाइस करता है तो 10% ऑफ ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी इज
विदहेल्ड। लेकिन 10% ग्रेच्युटी विदहेल्ड कब करेंगे? जब डायरेक्टर ऑफ स्टेट जो है ये कह रहा है रिटन में, राइटिंग में एडवाइस करेगा, उधर से पत्र लिखेगा, तब 10% हम विदहेल्ड करेंगे। अदरवाइज अगर नहीं लिखा, एडवाइस करता राइटिंग में, अदरवाइज आपको क्या करना है? 100% ग्रेच्युटी दे देने। अदरवाइज 100% ग्रेच्युटी इज डिसबर्स्ड। ठीक है, डिसबर्स्ड ये कहेगा तभी, अपने मन से नहीं करना है। ठीक है, चलिए ये काम हो जाता है। ठीक है, हेड ऑफ ऑफिस उनसे कम्युनिकेट कर लेते हैं, जल्दी से जल्दी डायरेक्टर ऑफ स्टेट के 1 साल पहले लिखे, उधर से जवाब भी आ जाता, नहीं आता तो फॉलो अप कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, 2 काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आइए जरा हम चलते हैं थर्ड स्टेप में। अब क्वालिफाइंग सर्विस वगैरह करते हैं। देखिए आप पढ़ रहे हैं ऑथराइजेशन ऑफ पेंशन, ऑथराइजेशन ऑफ पेंशन। अब देखिए, जब आपने फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप पढ़ लिया, मैं ये यहीं पे मेंशन कर दूं, फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप। अब जरा चलिए कौन से स्टेप में अब चल रहे हैं? थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या होना है? थर्ड स्टेप में पेंशन पेपर की शुरुआत होती है, पेंशन पेपर बनना शुरू होता है, प्रिपरेशन ऑफ पेंशन पेपर। भाई अब हम पेंशन पेपर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट ये 1 ईयर बिफोर शुरू कर देता है। कब शुरू कर देता है? इनिशिएट 1 ईयर बिफोर, 1 साल 12 महीने पहले शुरू हो जाने चाहिए। देखिए 1 साल पहले आपने बिफोर 1 ईयर डायरेक्टर ऑफ स्टेट को लिख दिया था, अब आप अपना काम शुरू कर दिए, उधर से जवाब आएगा, आप अपना काम 1 ईयर बिफोर, 12 मंथ बिफोर शुरू कर दिए हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा, फॉर्म नंबर कोई मायने नहीं रखता, फॉर्म 7 फॉर्म 5 कुछ नहीं है। इसमें से जो आप शुरुआत करते हैं उसमें से पहला आएगा भाई ए नंबर, आप कहिए तो कंप्लीशन ऑफ पेंशन पेपर करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि पेंशन के लिए जो चीजें जरूरी है, कंप्लीशन ऑफ पेंशन पेपर्स, जैसे कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट से चाहिए। इसमें सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस, वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस कि भाई सर्विस को वेरीफाई करना है, कितना सर्विस है नहीं है। ये आपको कब कर लेना है? कंप्लीट कर लेने हैं, करने की कोशिश करिए। अगर 12 महीने पहले शुरू किए हैं लेकिन एक टाइमलाइन दिया गया है, पहले कर लिए तो अच्छी बात है। प्रायर टू 8 मंथ ऑफ रिटायरमेंट आपको करना ही करना है, नहीं किए तो आपको 8 मंथ ऑफ रिटायरमेंट करना ही करना है, वेरिफिकेशन को जल्दी से कंप्लीट। ये हो जाना चाहिए वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस 8 मंथ। आप 1 साल पहले शुरू किए, 4 महीना समय है। इसमें क्या होता है, कोई सर्विस मिसिंग है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम किए हैं, ठीक है, तो वो सब चीजें आप कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं, आप उनका आधार नंबर, ये वो गवर्नमेंट सर्वेंट से जो भी चीजें लेना है। मैं एक चीज यहां पे आपको अलग से बताने जा रहा हूं, इन एडिशन। देखिए वेरिफिकेशन ऑफ जो सर्विस होता है ये ड्यूरिंग सर्विस भी चलते रहता है। वेरिफिकेशन ऑफ, आप कह सकते हैं सर्विस, कौन सा सर्विस? मतलब क्वालिफाइंग सर्विस जो हमें पेंशन के लिए चाहिए। ये किस किस स्टेज में करते हैं? देखिए 2 स्टेजेज में आप करते हैं, पहले भी करते हैं। कहां पे करते हैं? कहते हैं जब गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विस में हो। नोट कर लीजिएगा, ये आपका रूल नंबर 30 है।
ठीक है, रूल नंबर 30 है, शायद मैंने जनरल कंडीशन में भी बताया होगा, नहीं बताया होगा तो यहाँ पे आप पीरियोडिक वेरिफिकेशन होता है ड्यूरिंग सर्विस। जब आप 18 साल कंप्लीट करते हैं सर्विस का, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 18 इयर्स ऑफ सर्विस, कितना 18 इयर्स ऑफ सर्विस, तब एक बार होगा। जब आप रिटायर करने के लिए चले हैं तो मतलब कहते हैं जब आपका सर्विस कितना बचा हो, लेफ्ट विथ 5 इयर्स ऑफ सर्विस, 5 साल बचा हो, 5 इयर्स ऑफ सर्विस बिफोर रिटायरमेंट। देखिए वीआरएस का पता नहीं होता, कोई देंगे वो तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल केसेस में जब आपका 5 साल सर्विस का मात्र बचा हो तब भी वेरिफिकेशन होता है। 18 साल एक बार यूपीएससी ने पूछा है कि जो पीरियोडिक वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस है, ठीक है, कितने कितने समय पे होते रहता है पेंशन पर्पसेस से। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ये करते कौन है, जिम्मेदारी किसकी है, ये करते हैं हेड ऑफ ऑफिस इन कंसल्टेशन विथ अकाउंट ऑफिसर, क्योंकि पे वही देता है जी, कौन सा यूएल है कौन सा नहीं है सब तो वही बताएगा ना। अकाउंट ऑफिसर किसके साथ मिलकर के, अकाउंट ऑफिसर के साथ मिलकर के ये वेरीफाई करेंगे, क्लियर है। और ये रिपोर्ट हर एक साल 31 जनवरी तक सेक्रेटरी को भेजा जाता है। ये पीरियोडिक वेरिफिकेशन करेंगे ना, इसका रिपोर्ट ऑफिस का जो सेक्रेटरी जो आपके मिनिस्ट्री के होंगे बाय 31 जनवरी हर साल जनवरी किसको भेजा जाता है, टू सेक्रेटरी को रिपोर्ट किया जाता है, सेक्रेटरी को सबमिट किया जाता है, सबमिटेड टू सेक्रेटरी, सबमिट वर्ड छूट गया था, सबमिटेड टू सेक्रेटरी, ठीक है। बाय 31 जनवरी एवरी ईयर, याद रखिएगा ये देना होता है। तो ये पीरियोडिक वेरिफिकेशन तो एक होते ही रहा। अब कंप्लीशन ऑफ जब आप पेंशन पेपर कर रहे थे तो यहाँ पे वेरिफिकेशन किए, वेरिफिकेशन में पता चला जैसे दूसरे डिपार्टमेंट में सर्विस कर रखे थे उसका डिटेल नहीं है, अच्छा मंगवा लो, ये सब अगर छूट रखा है तो मान लीजिए लास्ट का 4 साल बचा हुआ था उसमें वो कहीं, या 5 साल जब हो गया था वेरिफिकेशन, 5 साल बनने के बाद कहीं डेप्यूटेशन पे थे, वो सब जो भी सर्विस आप कहिए, इनको मैं एक शब्दों में कह रहा हूं, मेकिंग गुड ओमिशन। गुड ओमिशन, गुड ओमिशन का मतलब समझते हैं रूल में, कि अगर किसी को ओमिट कर रहे हैं, हटा रहे हैं तो गुड ओमिशन होना चाहिए, सब कुछ जांच परख के होना चाहिए। गुड ओमिशन इन सर्विस बुक। अब अगर कोई सर्विस वेरीफाई नहीं हुआ, कुछ नहीं पता चल पा रहा है आपको, आप क्या करेंगे, अनवेरिफाइड को इग्नोर करेंगे, अनवेरिफाइड सर्विस को इग्नोर करेंगे आप। जो भी अनवेरिफाइड रहेगा सर्विस उसे क्या करने हैं, इग्नोर। यही है, आप पेंशन पेपर के लिए इग्नोर करके आपने क्या किया, आप पूरा का पूरा पेपर तैयार करते जा रहे हैं। साथ साथ इसी स्टेज में आपको और काम करना है, क्या करने हैं, मैं इस तरफ लिख रहा हूं, देखिए आपको करने हैं, या चलिए थोड़ा सा जगह यहां ले लेते हैं। आपको क्या करने हैं कि भाई इमोलमेंट्स के करेक्टनेस के लिए ई जो आप निकालेंगे, ई के करेक्टनेस के लिए, करेक्ट हो, करेक्टनेस इंश्योर करने के लिए आप क्या करेंगे, ई के करेक्टनेस के लिए आप 10 महीने का देखते हैं ना, 24 मंथ का इमोलमेंट्स आप देख लेंगे, 24 मंथ्स इमोलमेंट को आप चेक करेंगे, इमोलमेंट्स इज चेक, प्रॉपरली चेक करेंगे। 24 में लेना 10 महीने का, प्रिकॉशनरी मेजर 24 महीने का दिया हुआ है कि कुछ ईओएल होगा, कुछ होगा, आगे पीछे जाना होगा,
तो 24 महीने की इमोलमेंट को चेक करके कर लेते हैं। अब आइए थर्ड स्टेप के बाद जरा चलते हैं फोर्थ स्टेप में। यहाँ पे आपने कमीशन, कमीशन, सर्विस जो भी करना था सब, इवन आप गवर्नमेंट सर्वेंट से भी मांग सकते हैं कि भाई आप बताइए लिख के कहाँ कहाँ क्या क्या है हमें पास नहीं मिल रहा है, वो भी देंगे और लिख के देंगे कि ट्रू एंड वेरीफाइड है, तो उसको भी आप मानेंगे, डिनाई नहीं करेंगे। ठीक है। ऑथराइजेशन ऑफ पेंशन में देखिए अब हम फोर्थ स्टेप चल रहे हैं, ऑथराइजेशन ऑफ पेंशन। आपने 3 स्टेज पढ़ लिया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेजेज। ठीक है। इन स्टेजेज के बाद अब मैं चल रहा हूं फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में अब आपका काम शुरू होता है गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ। हेड ऑफ ऑफिस क्या करेंगे, जो इन्होंने क्वालिफाइंग सर्विस इमोलमेंट बनाए हैं, ये रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट को, जो रिटायर करने वाले हैं गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या करेंगे, फर्निश करेंगे सर्टिफिकेट। फर्निश करेंगे क्या क्या चीज भाई, इमोलमेंट्स का डिटेल क्या है आपका, देखिए हमने ये लिया है डिटेल्स ऑफ इमोलमेंट्स, और क्या बताएंगे, डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस कि हमने कौन सा सर्विस लिया नहीं लिया। ठीक है। और डिटेल्स ऑफ एवरेज इमोलमेंट्स, ये भी तो निकाले होंगे ना जो बेनिफिशियल होगा, तब उनसे पूछेंगे कि भाई देखिए ये सब सही है ना इमोलमेंट्स, प्लस उनसे रिक्वेस्ट करेंगे हेड ऑफ ऑफिस रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट से, उनसे क्या रिक्वेस्ट रहेगा, रिक्वेस्ट कि भाई हमने जो इधर से लिख के दिया है आप चेक कर लीजिए। ठीक है। और ये सब मतलब आप हमें वापस तो 2 महीने में कर दीजिए, कि उनको रिक्वेस्ट रहेगा या एडवाइस रहेगा, क्या रहेगा कि रिटर्न बैक दी डॉक्यूमेंट्स प्रायर टू 6 months, मतलब 8 महीने पहले उनको ये काम कंप्लीट कर लेने थे। थर्ड स्टेज में आपने क्या देखा था, तैयार कर लेने थे प्रायर टू 8 month, यही था ना, प्रायर टू 8 month। तो मतलब इन गवर्नमेंट सर्वेंट को कितना टाइम ये दे रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट को टाइम मिलता है मतलब प्रायर टू 8 month, मतलब कहिए विद इन 2 months में गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या करना होता है, हैज टू चेक दी करेक्टनेस। ठीक है। इनको चेक करना रहता है, ये साइन करके देते हैं कि हाँ जी हम एग्री हैं, ये क्वालिफाइंग सर्विस हमारा ठीक है, एवरेज इमोलमेंट ठीक है, इमोलमेंट हमारा ठीक है, क्वालिफाइंग सर्विस हमारा ठीक है, एवरेज इमोलमेंट ठीक है, सबके बारे में ये यस करके देंगे, हाँ ठीक है, तब डिपार्टमेंट आगे बढ़ेगा। अब याद रखिएगा 6 months बिफोर, इसी में हम स्टेज आगे बढ़ जाते हैं और कहिए जब ये दे देंगे तो 5th स्टेज में लिख रहा हूं 6 month बिफोर क्या होता है, हेड ऑफ ऑफिस फॉरवर्डेड ऑल पेपर, ये सब सर्टिफिकेट वगैरह ले करके क्वालिफाइंग सर्विस डिटरमाइन करके ऑल पेपर्स टू अकाउंट ऑफिसर। क्यों, क्योंकि इसी को अमाउंट कैलकुलेट करना है, ग्रेच्युटी ये वो। 6 महीना पहले अगर नहीं देंगे अकाउंट ऑफिसर गुस्सा हो जाएगा, भाई हमको भी तो समय दो। सर्विस बुक के साथ ऑल पेपर्स का मतलब क्या, इंक्लूडिंग सर्विस बुक भी, इंक्लूडिंग सर्विस बुक सब साथ दे करके, प्लस कुछ फॉर्म, आधार नंबर, जो डिटेल आपसे लिए सब, वो कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में कि आधार नंबर लिया कि नहीं लिया, सब भेज देंगे। और अब इस अकाउंट ऑफिसर की जिम्मेदारी है, मैं इसे कहिए तो 6th स्टेप लिख देता हूं, 6वें स्टेप में कि अकाउंट ऑफिसर
1 मंथ बिफोर जो अकाउंट ऑफिसर है वो क्या करेगा, 1 मंथ बिफोर, 1 महीना पहले, 1 मंथ बिफोर इशू पीपीओ, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, इशू पेंशन पेमेंट ऑर्डर, सब कुछ लिख करके इसकी जिम्मेदारी है। ताकि 1 महीने में फिर ये पेंशन कहां से जाता है, पेंशन पेमेंट कौन करते हैं, पेंशन पेमेंट करता है सीपीएओ, सेंट्रल जो पेंशन अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सीपीएओ, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। तो उनको पेपर भेज दिया जाए 1 महीना में, ताकि रिटायर हो तो अगले महीना से उनका पेंशन शुरू रहे। तो ये था हमारा ऑथराइजेशन ऑफ पेंशन। ठीक है, ये पीपीओ इशू करेंगे, हेड ऑफ ऑफिस को भी इंटीमेट करेंगे, वो इनको हैंड ओवर करेंगे। ये था हमारा पेंशन का ऑथराइजेशन कैसे करते हैं। आइए जरा कुछ नया नया चीज में छोटे छोटे चीज पे बात कर लेता हूं, तब हम चलेंगे जरा वीडिंग आउट वर्सेस वॉलंटरी रिटायरमेंट। अभी वीआरएस की बात आई थी ना, तो हम उस पे भी बात करेंगे। देर आफ्टर हम सीजीजीआईएस एक्स ग्रेशिया सबकी बात आज हम करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, जो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। देखिए आजकल जो पेंशन प्रोसेस होगा, पहले क्या होता था पता है आपको, पहले बड़ा दिक्कत था। पेंशन प्रोसेस करने वाले बैठ के देखते रहते थे कि कोई आए आए, आ जाता था आदमी, अच्छा अच्छा कुछ मिठाई खिलाइए। मिठाई का मतलब समझ ही रहे हैं, कितने मिठाई खाएंगे, पैसे ले लेते थे। सरकार बड़ी चालाक है, सरकार देखती गई, कहा पेंशन जो भी प्रोसेस होगा अब पोर्टल के थ्रू होगा, उसका नाम है भविष्य। ठीक है, भविष्य पोर्टल के थ्रू अब मैंडेटरी है, इसी के थ्रू आपको करना है, मैंडेटरी प्रोसेस करना है। अब ऑनलाइन हो गया है तो करना है। कहा कि भाई आपको इशू करना है ना, तो आप छोड़िए, ई पीपीओ इशू करिए, इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ, एकदम ई वाला डिजिटल, डिजी लॉकर में भी लोग रखेंगे इस तरह का वाला पीपीओ इशू करिए, देख लेंगे। अब किसी को आने की जरूरत नहीं है, आप देखिए भविष्य पोर्टल में प्रोसेस करना ही करना है। दूसरा, जब भी देखिए पेंशनर जो भी होंगे, पेंशन के लिए जो अकाउंट खुलता है, ठीक है, पेंशन आपको कैसे मिलता है, नेशनलाइज बैंक के थ्रू मिलेगा। ठीक है, नेशनलाइज बैंक, नहीं तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मिलता है। कहां से मिलता है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मिलता है, सरकार का जो अभी का सिस्टम है। ये हमेशा लास्ट ऑफ मंथ आपको मिलता है। लास्ट ऑफ मंथ में कई बार नहीं आता है, बैंक को कुछ समय दिया हुआ है, कहते हैं लास्ट ऑफ मंथ नॉट लेटर देन, बैंक ज्यादा दिन पैसा नहीं रख सकता है, नॉट लेटर देन 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ या फॉलोइंग मंथ, जो भी कहिए, अगले महीने की 7 तारीख तक अगर आपका पेंशन नहीं आया, इतना दिन बैंक को पावर है, रख सकता है प्रोसेस करने में 3 4 5 6, लेकिन अगर 7 दिन फर्स्ट वीक में नहीं आया तो याद रखिए आप पहुंच जाइए कि भाई मेरा पेंशन कहां गया, और इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, उस पर कोई, हमेशा पेंशन के लिए ना ज्वाइंट अकाउंट नहीं होता है, आप ज्वाइंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है क्या, ज्वाइंट अकाउंट विथ, आप उनके साथ खुलवा सकते हैं, पर्सन, पर्सन किनके साथ, कैसे, जैसे स्पाउस कहिए, मतलब जिसके फेवर में अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट विथ पर्सन इन फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ विच फैमिली पेंशन, जो फैमिली पेंशन के लिए है, इन फेवर ऑफ विच फैमिली पेंशन ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन एग्जिस्ट्स इन पीपीओ। पीपीओ में लिखा रहता है, आप लोग कोई भी पीपीओ नेट में भी डालेंगे मिल जाएगा, नहीं तो पीपीओ देखने को आप लोग किसी का ऑफिस में भी कोई रिटायर कर रहे हैं देखेंगे, ये डिटेल रहता है, क्वालिफाइंग सर्विस कितना है, डेट ऑफ बर्थ कितना है, फैमिली पेंशन के लिए कौन कौन फैमिली डिटेल रहेगा, तो उनके साथ ज्वाइंट अकाउंट हो सकता है, अदरवाइज किसी और के साथ ज्वाइंट अकाउंट आप नहीं खुलवा सकते हैं। अच्छा,
पेंशन लेने के लिए आपको जिंदा होना जरूरी होता है। तो याद रखिए, आपको एक लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। वो कह सकते हैं ना, आप एवरी नवंबर महीने में जरूरी पड़ता है, एवरी नवंबर महीने में कर दिया गया है। अगला महीना देखिएगा सब लोग लाइफ सर्टिफिकेट अपना जमा करेंगे। जो नहीं देंगे, फेलिंग विच उनका क्या होता है? अगर नहीं दिए तो उनका पेंशन तो क्रेडिट होगा, पेंशन विल बी क्रेडिटेड, दे देगी बैंक। अगर आपने बैंक को नहीं दिया, कई लोग होशियार है, बोलते हैं मैं क्यों जाऊं, बैंक किया है, बट उसका जो डियरनेस रिलीफ है, डियरनेस रिलीफ विल स्टॉप, ये रुक जाएगा। तो हो गया, डियरनेस रिलीफ रुक गया तो बेसिक पेंशन खाली आते रहेगा। फिर लोग तुरंत दौड़ के कहते हैं हाँ जी हम जिंदा हैं, मेरा देखिए ले लीजिए। आजकल बैंक में भी जाएंगे ना, आपका आधा ऑथेंटिकेशन करके आप जिंदा हैं, मतलब सामने मौजूद होने से बैंक नहीं मानेगा, वो कहेगा भाई आधा ऑथेंटिकेट करिए या सर्टिफिकेट लाइए गजेटेड ऑफिसर से, डॉक्टर से, तहसीलदार से, इस तरह से बना करके, एसडीएम से, कोर्ट से, कहीं से भी बना के आप लाइए कि आप जिंदा हैं। फिर आप सर्टिफिकेट देंगे, भले आप हैं या ना हैं, अगर आप सर्टिफिकेट देने में सक्षम हैं तो आप जिंदा हैं। हालांकि गलत नहीं करना चाहिए। आइए आप लोग एक और बात जान ले, ऑथराइजेशन ऑफ पेंशन, कुछ बेसिक फैक्ट्स भी। मैं जरा एक्स ग्रेसिया की बात कर लूं, क्योंकि मैंने आपको बताया है अमाउंट पूछा जाता है एक्स ग्रेसिया का, छोटा सा टॉपिक है एक्स ग्रेसिया, इसे हम अभी ही जान लेंगे। देखिए एक्स ग्रेसिया है क्या? एक लंप सम कंपनसेशन है। क्या है? एक लंप सम कंपनसेशन। किसको दिया जाता है? कहते हैं फैमिलीज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। किसको दिया जाएगा? जो मर जाते हैं ड्यूटी में। फैमिली ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु डाइज इन हार्नेस, मतलब ड्यूटी करते हुए मारे गए, हार्नेस, डाइज इन हार्नेस, उनके परिवार को दिया जाता है। देखिए मतलब डाई इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कहने का मतलब जो है हम यही कह रहे थे, डाई इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। ये जब भी दिया जाता है विद द अप्रूवल ऑफ एफए। ये मतलब एफए से, एफए का मतलब जानते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर, इन कंसल्टेशन विथ एफए ही ये डिसबर्स होता है, अदरवाइज नहीं डिसबर्स। एफए का अप्रूवल जरूरी है एक्स ग्रेसिया के केसेस में। याद रखिएगा, एफए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का एजेंट होता है, प्रत्येक मंत्रालय में बैठा हुआ, उसी का कोई ऑफिसर होता है जो फाइनेंशियल प्रॉपर्टी इंश्योर कर रहा होता है, भाई गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, तो एफए की नौकरी आप कह सकते हैं बड़ा खतरनाक होता है। बेचारा दूसरे सेक्रेटरी के अंदर होता है, लेकिन काम एक्सपेंडिचर का कि भाई ज्यादा पैसा खर्चा ना हो, ध्यान रख रहा होता है। वो उसका गला दबा रहता है, वहां का सेक्रेटरी दबाता है, इधर एक्सपेंडिचर का सेक्रेटरी गला दबाता है, दोनों तरफ से फाइनेंशियल एडवाइजर मारा जाता है। बड़ा रिस्की काम है, मिल के चलता है, दोनों तरफ से लड़ाई नहीं करता। इसमें देखिए कितना कितना अमाउंट मिलता है, वो महत्वपूर्ण है। ये तो आपको पता चल गया किसको मिलता है। अगर मान लीजिए ड्यूटी के क्रम में डेथ अगर होता है, डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, जैसे एक आदमी क्या हुआ, ऑफिस का फाइल लेके निकला, गाड़ी से जा रहा था, नॉर्थ ब्लॉक से निकला था, जाना था कहीं कोर्ट या मान लीजिए दूसरे ऑफिस मीटिंग के लिए, एक्सीडेंट हो गया और वो निकल लिया, वो ड्यूटी में मारा गया, डाई इन हार्नेस, 25 लाख रुपए उसको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मान लीजिए एक आदमी है जिसको बोला गया कि कोर्ट केस में तुम यहां से जाओ, कहां पे, तो चेन्नई में जाके प्रेजेंट हो, बेचारा ट्रेन से जा रहा था, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। ऐसे केसेस में क्या होता है कि इन केस ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट, मैं बता दूं आपको, ऐसा प्रैक्टिकल केस हो रखा है, इन केस ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट अगर है तो ट्रेन में रेलवे भी कुछ कंपनसेशन देती है। तो जो रेलवे कंपनसेशन आपको मिलता है, कंपनसेशन इज एडजस्टेड,
एडजस्टेड, वो एडजस्ट कर लिया जाएगा, वो आपको इसी 25 लाख में से माइनस कर देगा। ठीक है, अगर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, आप जा रहे थे भले ऑफिस के काम से ही, लेकिन अगर उसमें मारे गए तो 25 लाख रेलवे जो दिया वो एडजस्ट कर, सरकार का ही तो पैसा था। दूसरा केस है, अगर मान लीजिए अनसॉलिसिटेड एलिमेंट से, जैसे कोई वायलेंस ऑफ टेररिस्ट था, आप वहां पे थे, वायलेंस ऑफ टेररिस्ट हो, टेररिस्ट कहिए, या अनसोशल एलिमेंट हो, अनसोशल एलिमेंट्स का है, इस तरह के वायलेंस में आप ऑफिशियल ड्यूटी करते हुए मारे गए, 25 लाख रुपया आपको फैमिली को मिलेंगे। जो मर गए वो तो चले गए, उनको क्या, उनको तो कुछ मिले ना मिले कोई फर्क ही नहीं पड़ता होगा, भगवान घर में तो उनको लगता होगा अलग, नीचे देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे चलो 25 लाख मिल गया ये लोग को हमारे मरने से, इस तरह का बात उनके मन में ख्याल जरूर आता होगा, लेकिन मुझे भी पता नहीं। चलिए थर्ड, अगर मान लीजिए डेथ बॉर्डर पे होता है, डेथ कहां पे है, बॉर्डर पे, डेथ कहां पे हो रहा है, तो बॉर्डर पे, सीमा पे। ये देखिए वायलेंस, टेररिस्ट, अनसोशल एलिमेंट से जो हुआ है, जैसे मान लीजिए नक्सल अटैक, ये अटैक, इस तरह वाले में अगर डेथ बॉर्डर पे होता है और उसमें किस क्रम में हुआ है, ड्यूरिंग एक्शन अगेंस्ट, बॉर्डर पे तो यही कर रहे होंगे ना, एक्शन अगेंस्ट मिलिटेंट टेररिस्ट, कुछ भी हो सकते हैं, ईटीसी में कर देता हूं, एक्सट्रीमिस्ट, कुछ भी हो। ऐसे ये देखिए कहां पे हो रहा है, जगह बदलने से 10 लाख रुपया बदल जाता है। बॉर्डर, बीएसएफ वाले जैसे मारे गए बॉर्डर पे, या जो आर्मी के जवान मारे जाते हैं आतंकवादियों को उड़ाते हुए, ये करते हुए, इनको मिल जाता है 35 लाख, 10 लाख एक्स्ट्रा फायदा हो गया ना, तो 35 लाख इनको मिलेंगे। हालांकि ये मरने के बाद का फायदा, याद रखिएगा, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कुछ भी नहीं होता है। अगर मान लीजिए कहीं आईटीबीपी वाले जो है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस हैं, ये सियाचिन ग्लेशियर ये सब में जाके ड्यूटी करते हैं, वहां पे नेचुरल डिजास्टर, एक्सट्रीम वेदर होता है, अगर मान लीजिए डेथ होता है, डेथ एट हाई अल्टीट्यूड, किसकी वजह से हुआ है, हाई अल्टीट्यूड पे, मतलब या कह सकते हैं ना अनएसेसिबल बॉर्डर पोस्ट, जहां पहुंचना, अरुणाचल के बॉर्डर पोस्ट में पहुंचने के लिए आपको पता है 1 दिन 2 दिन चलना पड़ता है पैदल, कई जगहों पे फोन से बात नहीं होता है, ऐसे ऐसे बॉर्डर एरिया है, बीएसएफ के जवान वहां ड्यूटी करते हैं, देशभक्ति से ड्यूटी करते हैं, काफी मशक्कत से ड्यूटी करते हैं, बहुत सारी चीजें एक्सेसिबल नहीं है, ये कहलाते हैं अनएसेसिबल बॉर्डर पोस्ट। ठीक है, एक बार ड्यूटी में जाएंगे, 3 महीने में उनको आने के लिए फिर उतना चल के आना होता है, या हाई अल्टीट्यूड जैसे सियाचिन ग्लेशियर का मैंने नाम लिया, यहां पे क्या होता है, किस वजह से डेथ होता है, तो देखिए एक्सट्रीम वेदर होता है वहां पे, यहाँ कुछ ज्यादा इनको होता नहीं है, लेकिन यहाँ एक्सट्रीम वेदर है, एक्सट्रीम वेदर, नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, ग्लेशियर में कुछ भी होता है, कई लोगों को, मैंने तो ऐसा सुना है, एक आदमी जो इंस्पेक्टर थे, एग्जाम लिख रहे थे असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए, तो उन्होंने बताया कि सर जो ग्लेशियर होता है उसमें उनके उंगली, हाथ, ये सब के लिए जैकेट होता है, पहन के जाते हैं पूरे शरीर में, अगर टच हो जाए तो ऐसे ग्लेशियर है कि उनको ये कटवाना पड़ता है, कहने कई बार डेथ का कारण भी बनता है, अगर ग्लेशियर उस तरह से टूट गया, ये हो गया, लोग दब जाते हैं, मर जाते हैं, ऐसे केसेस में भी इनको 35 लाख एक्स ग्रेशिया मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे देश के अंदर की बात हो गई। ठीक है, अब जब दूसरे देश के साथ लड़ाई चल रही हो, 5th नंबर मैं रखना चाहता हूं, देखिए 5th नंबर के लिए ना मैं यहां ले आता हूं, थोड़ा सा जगह यहां पे ले आता हूं, 5 नंबर। ठीक है, अगर डेथ हो रहा है
ड्यूरिंग वार का मतलब मैंने बताया था, वार नोटिफाई होता है गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हमारा नोटिफाई करती है कि ये वार है हमारा, ये वार नहीं है। जैसे अभी पाकिस्तान के साथ वो वार नहीं था, टेररिस्ट के अगेंस्ट एक्शन था, वो वार नोटिफाइड नहीं हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर नोटिफाई करती है कि हाँ हम वार के लिए जा रहे हैं, तो उसमें अगर डेथ हो गया तो, या कहिए मैं इसी में जोड़ता हूं, आपको भेज दिया गया, जैसे मान लीजिए रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, यूक्रेन में इंडियन लोग फंसे हुए हैं, उसको निकालने के लिए भेज दिया गया, तो क्या होता है कि उसमें भी आपका डेथ हो सकता है, मिसाइल गिर जाएगा, ठीक है। डेथ इन इवाक्वेशन ऑफ इंडियन ठीक है, फ्रॉम कहां पे, वार अफेक्टेड जोन, जहां पे क्या है, या वार टॉर्न जोन कह सकते हैं, इन फॉरेन कंट्री, कहां पे, फॉरेन कंट्री में। जैसे कि आपने मैंने किसका उदाहरण दिया, फॉरेन कंट्री, मतलब जैसे मैंने कहा कौन सा देश, तो रशिया यूक्रेन के बीच, यूक्रेन में किसी को निकालने के क्रम में, वो वार अफेक्टेड कंट्री है, और उसमें वहां क्या कर रहे हैं, डेथ हो जाता है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का, उसके इवैक्यूएशन करने में, इंडियन नेशनल्स को निकालने में। ऐसे केसेस में सरकार कितना पैसा देती है पता है आपको, 45 लाख, 45 लाख ये अमाउंट देती है सरकार, लेकर के 45 लाख अमाउंट उनको एक्स ग्रेसिया का, ये लमसम अमाउंट उनके फैमिली को मिल जाएगा, ठीक है। ये है हमारे एक्स ग्रेसिया के लिए, ठीक है। और ये मतलब अच्छा, हालांकि देखिए कई बार क्या होता है, मैंने 5 कंडीशन आपको बताया, फिफ्थ कंडीशन वाज दिस, फिफ्थ कंडीशन इज दिस, देखिए ये है 1 2 3 4 5। कई बार मैंने जैसे कहा रेलवे से पैसा मिला, एडजस्ट हो गया, कई बार वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, इस सब से मिलते हैं, उनका कोई असर नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है एक्स ग्रेसिया से, ठीक है। जो अमाउंट मिलता है, अमाउंट फ्रॉम कहां से, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, इस सब से है, हैज नो कनेक्शन विथ एक्स ग्रेसिया, कोई लेना देना नहीं है, मतलब कुछ एडजस्टमेंट नहीं होगा, एक्स ग्रेसिया सबको मिल जाएंगे। चलिए, जब आप ये बात पूरी तरह समझ गए हैं, तो आपको अब मैं पेंशन का सबसे लास्ट टॉपिक, जो वीआरएस और वीडिंग आउट 56J, ये वो आप बहुत सुनते रहे हैं, तो मैं उस टॉपिक को भी चाहता हूं कि आपको पता रहे। क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्वेश्चन घूम घूम के आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, सारे चीजों को कवर कर रहे हैं ताकि आप पढ़े रहिए, रिवीजन करिए, कोई क्वेश्चन ना छूटे आपका। पेपर 2 काफी महत्वपूर्ण होता है। रूल पेपर में आउट ऑफ 150 एसओ ग्रेड एग्जाम में आप 130 स्कोर कर सकते हैं इजीली, थोड़ा मेहनत कर लिए तो उससे ऊपर चले जाएंगे और काफी स्कोरिंग आप आगे रहेंगे। देखिए अब जो हम जानने जा रहे हैं, वीआरएस गवर्नमेंट सर्वेंट अपने मर्जी से लेते हैं, वर्सेस वीडिंग आउट बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। वीडिंग आउट बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी कई बार आपको क्या करती है, निकाल देती है, वीड आउट करती है, किसमें, इन पब्लिक इंटरेस्ट। गवर्नमेंट हमेशा जो करती है वीड आउट करती है इन पब्लिक इंटरेस्ट, इन पब्लिक इंटरेस्ट, याद रखिए। अब पब्लिक इंटरेस्ट लोक हित से बढ़ के तो कुछ है ही नहीं। वीडिंग आउट के लिए पहले आप देखिए, जैसे आप वीआरएस लेते हैं वैसे वीडिंग आउट के लिए 56J, FR 56J है, FR ऐसा है ना, फंडामेंटल रूल, सप्लीमेंट्री रूल, ये फंडामेंटल राइट वाला नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला, याद रखिएगा।
आपका FRS अंग्रेज जमाने से बना हुआ है, काफी उपयोगी है। 56J, इसमें गवर्नमेंट को पावर है कि आपको वीड आउट कर दे। कैसे? मान लीजिए इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट देखेगी कि आप सही हैं नहीं है, रिव्यू कर सकती है, ठीक है। कि मतलब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, आप ऐसे कहें कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन पब्लिक इंटरेस्ट, हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे आप गवर्नमेंट में अब लगता है नई सर्विस के लायक रहे, पब्लिक इंटरेस्ट कैन वीड आउट, जैसे फाइल को आप वीड आउट करते हैं वैसे ही आपको भी निकाला जा सकता है, वीड आउट गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है, कर सकते हैं 56J में। अब इसमें कंडीशन क्या क्या है? दो कंडीशन में बात करता हूं। एक तो ग्रुप ए एंड बी के लिए, ग्रुप ए एंड बी ऑफिसर्स के लिए, इनके लिए क्या देखते हैं? कहते हैं इनके लिए होना चाहिए कि भाई ये सर्विस में कब आ गए हैं, तो कहते हैं ग्रुप ए एंड बी के लिए ये पार्टिकुलर बताया गया है कि भाई इंटर्ड होने चाहे सर्विस में, इंटर्ड इन सर्विस बिफोर 35 ईयर, बिफोर कितने? 35 ईयर्स, 35 साल से पहले आ गए हों, प्लस अभी इन्होंने कितना एज अटेंड कर लिया हो, अटेंड दी एज ऑफ 50 ईयर्स। कहा एक कंडीशन ये है हम वीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कहा कि एनी अदर केसेस, कहा अगर ए और बी कोई भी हैं, एनी अदर केसेस, हो सकता है 35 साल के बाद आए हों, कहा अगर इन्होंने अटेंड द एज ऑफ 55 ईयर, अटेंड द एज ऑफ कितना? 55 ईयर। कहा दोनों कंडीशन में, जैसे मान लीजिए मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, एनी अदर केसेस में कोई ग्रुप ए ऑफिसर है लेकिन वो 35 ईयर्स के बाद इंटर किया था सर्विस में, उनको मान लीजिए रिजर्वेशन बेनिफिट था और 36 साल में आया, जैसे ग्रुप ए ऑफिसर है, ज्वाइंट कितने में किया सर्विस? 36 ईयर्स में किया था। या मान लीजिए कोई ग्रुप सी ऑफिसर है, ग्रुप सी का कोई ऑफिसर है, विद आउट करना है, 55 साल का सर्विस हो गया है, एज हो गया है, सॉरी 55 साल की सर्विस नहीं, एज हो गया है 55 ईयर्स, उनको वीड आउट कर सकती है सरकार 56J में। क्लियर? अब आप लोग क्लियर हैं कि भाई 56J में वीड आउट कर सकती है, ठीक है। दूसरा जो है 56J के अलावे जो दूसरा FR है, फंडामेंटल राइट है, वो है 56I। ये भी है इसमें भी, लेकिन ये वैसे गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए एप्लीकेबल है, गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट कवर्ड अंडर एनी पेंशन रूल, किसी पेंशन रूल्स में वो गवर्न नहीं हैं। ऐसे कौन से ऑफिसर होंगे? जब आप सोचिए, आज के डेट में बड़ा अप्रासंगिक लगता है, ये रूल का ज्यादा यूज नहीं होता है, इसलिए आप लोग सुनते नहीं है, हल्ला होता है तो सिर्फ 56J। ये जानते हैं पुराने जमाने में जब ओपीएस सिस्टम था, ओपीएस के साथ साथ सीपीएफ सिस्टम भी था, उसमें रिटायर करेंगे तो लंप सम अमाउंट मिल जाएगा आपको। सीपीएफ कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड का सिस्टम था, वो पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। गवर्नमेंट सर्वेंट के पास ऑप्शन था कि वो आइदर क्या करें, सीपीएफ रखें या ओपीएस रखें। 1987 में सबको जबरदस्ती ओपीएस दिया जा रहा था, सीपीएफ का भी ऑप्शन था जो रखना चाहते थे, अभी वो ऑटोनोमस बॉडी वगैरह कई जगहों पे सीपीएफ हैं। तो ये वाले नॉन पेंशनेबल हैं, ये क्या है? नॉन पेंशनेबल है, इसमें कोई पेंशन नहीं, लंप सम अमाउंट मिलता है, नॉन पेंशनेबल गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाएंगे ये, ठीक है।
तो इन पे देखिए रूल अप्लीकेबल है अंडर एनी पेंशन रूल से जो नॉट कवर्ड हैं उनको क्या करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 30 इयर्स ऑफ सर्विस। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कितना 30 इयर्स ऑफ सर्विस, अगर इन्होंने 30 साल कर लिया है, नॉन पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट हैं, तो आप इनको क्या करिए और आप इन्हें निकाल सकते हैं। बट ये जो अप्लीकेबल है ओनली टू ग्रुप सी, किस पे अप्लीकेबल है ग्रुप सी, किस पे ओनली ग्रुप सी पे। मैंने ये बात लिख दिया है आपको, ओनली अप्लीकेबल टू ग्रुप सी। कहते हैं कि ग्रुप सी पे ही, ए और बी पे नहीं होगा, उनको पेंशन भी नहीं है बेचारे को ए और बी पे। फिर जो चल रहे हैं रूल हमारे ए और बी और जो एनी अदर केसेस हैं वो होंगे। ग्रुप सी के केसेस में अगर हैं तो 55 साल एज वाला नहीं लगाएंगे, 30 साल का इनका सर्विस देखेंगे, होने दीजिए, कुछ तो इनके पास पैसा कमाने दीजिए, तब इनको वीड आउट करेंगे। थर्ड, वीडिंग आउट आपको सरकार एक और रूल में कर सकती है। पता है कौन सा रूल? जो आपका सीसीएस सीसीए पेंशन रूल है, सीसीएस पेंशन रूल, मैंने सीसीए बोल दिया। कई बार बोलने के क्रम में क्या होता है कि अदर रूल्स भी याद आने लगते हैं। ये रूल्स सारे स्लिपरी होते हैं, मिक्सअप होते हैं, बट आपको कोरिलेशन पता होना चाहिए। सीसीएस पेंशन रूल 2021 में आप देखेंगे, ठीक है, कहते हैं अगर इनके केसेस में रूल 42 आप पढ़ेंगे, रूल नंबर 42, वहां पे जब आपने क्या कर लिया है कंप्लीशन ऑफ 30 इयर्स ऑफ सर्विस कर लिया है, कितना 30 साल की सर्विस आपने कर ली है, तो कहते हैं कि जब 30 साल का सर्विस हो जाए क्वालिफाइंग सर्विस, तो इनको अगर ये फिट नहीं पाए जाएं तो इनको वीड आउट कर सकती है गवर्नमेंट, रिव्यू करती है, प्रोसीजर है वीडिंग आउट का, ऑलरेडी प्रोसीजर है, उसी प्रोसीजर से वीड आउट कर सकते हैं। इनको भी मौका मिलता है, रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट भी, ऐसा नहीं है, और रिव्यू गवर्नमेंट सर्वेंट रिप्रेजेंट करते हैं। और इनको कौन देखते हैं? फाइनली एक कैबिनेट सेक्रेटरी के पास अपील भी होता है। यहाँ पे इसमें प्रोसीजर में जब वीड आउट करने के लिए किसी निकालना आसान नहीं है, अपील किसमें? कैबिनेट सेक्रेटरी के पास होता है। वहां पे देखने के लिए स्पेसिफिक अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी ऑलरेडी बना हुआ है कैबिनेट सेक्रेटरीट में, ऐसे केसेस देखने के लिए। तो ये जो मैंने 3 कंडीशन 56J, 56I और रूल 42 ऑफ सीसीएस सीसीए पेंशन रूल, ये जो मैंने बताया ये 3 नंबरिंग कर लीजिए, 1, दूसरा ये हो गया 2 और तीसरा हो गया ये 3। ये 3 कंडीशन कौन हो गए? वीड आउट करने के। ठीक, गवर्नमेंट जैसे आपको वीड आउट कर सकती है वैसे ही आपको वीआरएस लेने की भी छूट है। आप भी गवर्नमेंट को झटका देके निकल सकते हैं, रिक्वेस्ट डालेंगे और आप निकल जाएंगे कि हाँ जी मेरा एक्सेप्ट होते ही आप निकल जाएंगे। तो दूसरा पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वीआरएस वर्सेस वीडिंग आउट। आपने पढ़ लिया है वीडिंग आउट किस किस में आपने पढ़ा है, 56J, 56I, उसके बाद रूल नंबर 42 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स 2021। याद रखेंगे 3 ही है, 3 के अलावा नहीं। वीआरएस में आप ले सकते हैं, सबसे पहले इसमें 3 इसमें भी रूल है, मैं तीनों को शॉर्टलिस्ट कर दूं। पहला है FR 56K, दूसरा FR 56M और तीसरा है रूल 43 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स 2021। 3 कंडीशन। अब यही जो कंडीशन देखे 56K क्या कहता है, जरा गौर से देखिएगा, रिपीटेशन आप कहें यूं आपका रिवीजन होगा।
जिन जिन कंडीशन में गवर्नमेंट आपको निकाल सकती है, उसी उसी कंडीशन में आप अपने मन से भी निकाल सकते हैं। देखिए 56K का अगर कोई ग्रुप ए एंड बी है, तो इसमें दो बातें मैं रख रहा हूं। ग्रुप ए एंड बी है तो कहते हैं अगर ये इंटर हुआ है सर्विस में, इंटर्ड इनटू सर्विस कब, बिफोर कितना एज, जब आप लोग पकड़ लिए होंगे 35 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, प्लस अभी क्या हो कर रखा हो, अटेन कर लिया हो 50 ईयर्स एज, अटेन 50 ईयर्स ऑफ एज, 50 साल का एज पूरा कर लिया, जा सकता है। ग्रुप ए एंड बी अदर केसेस, अदर केसेस जैसे मैंने वहां रखा था, सेम मैं फटाफट लिखते जा रहा हूं। अदर केसेस क्या होगा, अटेन्ड 55 ईयर्स ऑफ एज। ऐसे केसेस में भी आप VRS के लिए जा सकते हैं। आइए 56M, 56M का संबंध, जो 56I का जिनका संबंध था वहीं से इनका जुड़ाव है। इस केसेस में है किसके लिए, ग्रुप सी के लिए, नॉट कवर्ड अंडर एनी पेंशन रूल, नॉट कवर्ड अंडर एनी पेंशन रूल। जैसे मैंने क्या कहा था, जो CPF वाले हैं, जो CPF वाले रह गए पुराना, OPS नहीं ऑप्ट किए, उसके ग्रुप्स ही हैं। कितने साल के बाद ले सकते हैं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर्स ऑफ सर्विस, 30 साल की सर्विस पूरा कर लें तो ये ले सकते हैं इजिली, कोई प्रॉब्लम इनके लिए नहीं है। और जो आपका रूल 43 है, जरा उनको देख लें कि रूल 43 क्या कहता है। रूल 43 कहता है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो कितना साल सर्विस पूरा कर लिया हो, एनी गवर्नमेंट सर्वेंट completed 20 years of service, कितना, 20 years of service, 20 साल की सर्विस, कहा ये VRS ले सकता है, कैन टेक VRS, ये भी ले सकते हैं VRS, ये भी ले सकते हैं VRS, ठीक है, सबके सब VRS के लिए ले सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, एक्सेप्टेंस जो होता है ना, जैसे इस केसेस में, तो अगर सस्पेंडेड हैं मान लीजिए, अभी डिपार्टमेंटल केसेस हैं, तो नहीं भी एक्सेप्टेंस होगा, ठीक है, मना भी कर देंगे। सिर्फ एक केसेस है जो ग्रुप सी के केसेस में है, यहाँ एक्सेप्टेंस मैंडेटरी है। गवर्नमेंट क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टेंस मैंडेटरी, मना नहीं कर सकते, ठीक है। यूं कहें तो एक्सेप्टेंस नॉट रिक्वायर्ड, मैं मैंडेटरी वर्ड को बदल के मैं कर देता हूं एक्सेप्टेंस नॉट रिक्वायर्ड, दे दिए तो दे दिए, ठीक है। लेकिन अदर केसेस जितने हैं, जितने भी अदर केसेस हैं, चाहे ये केसेस हो जाएं 20 इयर्स ऑफ सर्विस के बाद, ये केसेस हो जाएं, या ये केसेस हो जाएं ग्रुप ए और बी के लिए जो है, तीनों ही केसेस में क्या होगा, तीनों ही केसेस में एक्सेप्ट, मैं तीनों में लाइन खींच देता हूं, तीनों का लाइन खींच के मैं यहां ले आता हूं और मैं लिखता हूं कि एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड। एक्सेप्टेंस अगर नहीं हुआ तो VRS नहीं हो सकता। एक केसेस में एक्सेप्टेंस नॉट रिक्वायर्ड है, जो मैंने बता दिया आपको, वो सिर्फ इस केसेस में है। अदरवाइज हर एक केसेस में एक्सेप्टेंस क्या होगा, गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी तभी VRS होगा, अदरवाइज VRS नहीं होगा। चलिए वीडिंग आउट और VRS यहीं तक हम कंप्लीट करते हैं। इसके बाद जो हम चल रहे हैं पेंशन रूल में, हमारा इतना ही है